हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं एक और वन शॉट लेकर के आई हूँ जिसकी फरमाइश की थी हमारे BTS तेकुक ने, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर्स है। इन्होंने कहा था दी वांगसियन या ईजांस कुछ भी हो, जिसमें ईबो हमारा या फिर वांगजी हमारा माफिया साइको एंड देन हमारा विंग एक बिजनेसमैन हूँ। तो मैं वही वन शॉट लेकर के आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग उसे इंजॉय करेंगे। तो एक आदमी अपने हाथ में एक बहुत बड़ा रड लेकर के एक होटल के अंदर आता है। सबसे पहले तो रिसेप्शनिस्ट, फिर बहुत सारे लोग उसे जैसे ही रुकने का ट्राई करते हैं वैसे ही उस शख्स का बॉडीगार्ड। और मैं इंट्रो देती हूँ, हमारा सेकेंड में लीड कैरेक्टर हमारा विंग है, जो कि एक बिजनेसमैन है। और उसके बॉडीगार्ड्स उन सभी लोगों को साइड करते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और कहता है मुझे ये 307 नंबर कहाँ है रूम, ये मुझे बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो लड़की इतनी ज़्यादा डर चुकी थी, कहती सर आप ये क्या कर रहे हैं, माफिया वाली हरकतें। तो विंग बड़ा स्टाइल मारते हुए कहता मैं और माफिया वाला हरकतें कुछ भी मतलब, जल्दी से बताओ ये रूम नंबर कहाँ है और मुझे किधर जाना है, किसी को भेजो मेरे साथ वरना तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, साथ में तुम्हारे ये सभी तोड़ फोड़ दूंगा, समझी ना। वो लड़की बेचारी बहुत डरी हुई थी। एक बंदे को बोलती है उसके साथ जाने के लिए। वो बंदा रेडी हो गया था और वो विंग को ले जा करके छोड़ देता है। वहाँ पे 4 बॉडीगार्ड ऑलरेडी खड़े थे और कहता सर ये वाला कमरा है। विंग कहता गुड, निकलो यहाँ से वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोल करके वो उसको जाने का इशारा करता है। बेचारा वो वेटर वहाँ से दुम दबा के भागता है। उसके बाद विंग उस डंडे को अपने शोल्डर पे लेते हुए कहता है, जो रड लेके आया हुआ था, हाँ, तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा करने की। हाँ, और इतना बोल करके वो उस रूम में घुस जाता है। उस रूम में जैसे अंदर आता है, जियांग चंग बेड पे बैठा हुआ था और अपने टाई को ढीला करते हुए कहता है हाँ कैसी लाइफ है मेरी, समझ नहीं आता। एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड रूठ के बैठी हुई है और दूसरी तरफ ये मेरा खरूस अकड़ू बॉस, मैं क्या करूँ इसका मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ पे विंग अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है और जियांग फैमिली से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। विंग तमाते हुए अंदर आता है और जियांग चेंग को 3-4 रड लगाने के बाद कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझे चीट करने की, मुझे धोखा देने की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब विंग अपने आप पर लेके बोल रहा था तो जियांग चेंग को लगता है कि शायद से ना ये उसके बॉस क्या कोई है, इसलिए वो कहता है अरे 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 तुम मेरे पे भड़क क्यों रहे हो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना वो वॉशरूम के अंदर है, मैं उसका एक असिस्टेंट हूँ, मैनेजर हूँ, PA हूँ, फ्रेंड हूँ, छोड़ दो मुझे, बख्श दो मेरे बाप। फिर भी विंग हमारा एक डंडा उसके सर पे मारता है और कहता है अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोल करके वो जैसे ही मुड़ता है और वॉशरूम का डोर ओपन करने वाला था तभी वॉशरूम डोर ओपन होती है साउंड सुन करके। और ये हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर वांगजी था, जो कि विंग के चिलम पट्टी मचाने के बाद बाहर आने के लिए आतुर हो रहा था। जैसे ही खुलता है विंग चिल्लाते हुए कहता है यू धोखेबाज इंसान, और इतना बोल करके उसको जैसे ही मारने वाला आता है वांगजी बाहर आता है और उसको लेके सीधे गिर जाता है। और गिरने के साथ ही पहले तो उसकी बाथरूम खुल जाती है पूरी, दूसरा ये कि वांगजी और विंग के बीच में एक्सीडेंटल किस हो गया था। जिसके बाद जियांग चेंग अपना चारों उंगली मुंह में लेते हुए कहता है ये क्या है, ये क्या देख लिया मैंने, हे प्रभु, हे श्री जगन्नाथ हरि प्रभु, ये क्या देख लिया। पार्थ कोई है यहाँ पे, मुझे ना इस धरती पे नहीं रहना, इस धरती के गोले पर से मेरे रथ को कहीं और ले जाकर के शिफ्ट कर दो, मैं इस धरती पे नहीं रह सकता। मेरे बॉस को नहीं मेरे बॉस ने किसी स्ट्रेंजर को किस किया, हे भगवान मैं इस गोले पे नहीं रहना चाहता। और वो दांत में उंगली लिए ऐसे ही बड़बड़ाया जा रहा था। वांगजी धड़फड़ा के जैसे उठता है तो देखता है उसका पूरा बाथरूम खुल गया था। फिर वो अपने बाथरूम को ठीक करता है और विंग जो कि पूरा का शॉकिंग स्टेज में पहुंच गया था क्योंकि वांगजी की पूरी ठंडी बॉडी विंग को फील हुई थी। फिर जब देखता है कि उसके ऊपर से वांगजी हट गया है तो वो अपने आप को संभालते हुए उठता है और फिर डंडा उठा करके कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से वेंकिंग आती है और इसके मुँह पे हाथ रखते हुए कहते ये क्या कर रहा है, ये वो नहीं है, छोड़ो भी, जाने दो। वेंकी ऐसा कह रही थी, विंग कहता है ऐसे कर रही होता विंग, तो वेंकी कहती है विंग शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। फिर जियांग चेंग आता है, पहले तो उसके हाथ से वो रड छीनता है
छीनने के साथ ही दोनों पकड़ के उसको बेड पे लाकर बैठाते हैं। वांग जी अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए हुए विंग को घूर घूर कर देख रहा होता है। वेंगिंग अपने हाथों को मल रही थी और बेचारा जियांगचिंग हमारा पानी पानी हो गया था। उसके बाद कहते हैं जियांगचिंग और वेंगिंग एक दूसरे को एक साथ ही पहले तो कसमकस में थे कि क्या करे ना करे, फिर वो दोनों एक दूसरे को सीधे एक साथ ही बोलते सॉरी। वांगचू को तो कुछ समझ में आ रहा था पर रिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो एकदम फ्रॉन होते हुए उठता है और कहता है वेंगी ये क्या कर रही हो तुम इसे सॉरी क्यों बोल रही हो? हाँ, तो वेंगी कहती है क्योंकि टफर यही मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम क्या करने आए थे? हाँ, तो वेंगी कहता है मैंने इसे मारा पर इसने बोला कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए झूठ बोला। और फिर वो जैसे डंडा लेके मारने वाला होता है, जियांगचिंग और वेंगी दोनों उसको बिठाते हुए कहते आह ये क्या कर रहे हो, क्यों तुम सांड बन के घूम रहे हो? भाई शांत हो जाओ। हम दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिस वजह से ये मुझसे नाराज़ थी और इसलिए ये से बैकी बातें कर रही थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझे मारने चले आओगे? हाँ, तो विंगिंग कहता है एग्जैक्टली विंग तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और तुमने आके बवाल कर दिया। विंग कहता है अच्छा मैं तुम्हारे लिए अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया, मैं तुम्हारे लिए नीचे सबसे लड़ाई करके आया। मैं यहाँ आने के बाद मैं इसकी टांगें तोड़ना चाहता था पर इसने मुझसे झूठ बोला और मुझे इस आदमी के ऊपर धकेल दिया। वांग जी पूरा फ्रॉन और वो कहता आउट गेट आउट इन माई रूम। जियांगचिंग वेनिंग को लेकर के उस रूम से बाहर भाग जाता है। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और कहता व्हाट, मैं भी जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाने वाला होता है वांग जी उसके हैंड को खींचता है और उसके बेड पर फेंक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे बेडरूम में आकर मुझ पर हाथ उठाओगे और मुझे ही उल्टा सीधा सुनाओगे? और क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हें किस किया या फिर तुम मुझे मारने आ रहे थे? हाँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विंग कहता है ओए अंकल मैं तुम्हें ना जानना नहीं चाहता। वांग जी पूरा फ्रॉन कहता क्या कहा तुमने? हाँ, विंग कहता है मैंने कहा ओए अंकल मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है सो लीव माई हैंड। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होता है वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दोबारा से उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है जिससे विंग को पेन हो रहा था क्योंकि वांग जी ने बहुत फोर्सफुली उसको ग्रैब किया हुआ था। विंग मुंह बनाते हुए कहता है अंकल अगर आपका फुकरा फुकरी खेलना हो गया हो तो प्लीज़ मेरे हैंड को छोड़ो क्योंकि मैं हाइड एंड सीक खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे एकदम उसके लुक को देख रहा था क्योंकि ये कितना बोल्ड होकर बोल रहा है, इसे डर नहीं लगता। मेरे नाम से पूरी चाइना कांपती है, पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है और ये मुझसे ऐसे जवान लड़ा रहा है। वांग जी उसको शॉकिंग होकर देख रहा था। वांग जी यहाँ पे बहुत कम बोलता है और उसको देख रहा होता है। विंग दोबारा से कहता है ओए अंकल तुम क्या गूंगे हो, सुनाई नहीं देता? मैंने कहा लीव माई हैंड। वांग जी अभी भी उसके हैंड को पकड़ा हुआ था। विंग उसके हैंड को एकदम उंगली को ऐसे छुड़ाते उड़ाते कहता है अजीब बदतमीजी है भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे हैंड को छोड़ो, पर छोड़ने की जगह पे इसने पकड़ के रखा हुआ। हाँ, कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं गॉड जी, कुछ लोगों को उठा लो ताकि जगह खाली हो जाए और वहाँ पे अच्छे लोगों को भेज दो जो कि मेरे जैसा हो। इतना बोल करके वो बाहर आ जाता है उस रूम से और कहता है विंग की बच्ची मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और इतना बोलने के साथ ही वो बाहर आता है जहाँ पे जियांगचिंग और वेनकिंग दोनों एक दूसरे को हक किए हुए था। विंग पूरा फ्रॉन दोनों को सेपरेट करते हुए कहता है यहाँ पे मेरे पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है और तुम दोनों को रोमांस सोच रहा है। तुम दोनों के इस चक्कर के वजह से मैं उस दादाजी को सुना के आ गया। वेनकिंग और जियांगचिंग दोनों कहते हैं हाँ दादाजी? कौन दादाजी? जियांगचिंग कहता है तुमने किसे दादाजी बोला? हाँ। विंग कहता है मुझे तुम्हारा सल्लू सा बॉस है ना, मैंने पहले उसे अंकल जी बोला, मैं तुम्हारे सामने दादाजी बोल रहा हूँ। वैसे वो दादाजी दिखता ही दादाजी है, ऊपर से वो गूंगा है, क्या बोलता नहीं है? इतना कम कौन बोलता है? मैंने इतनी सारी बातें बोली उसमें ओनली फॉर 2 शब्द बोले। वो क्या पागल हो गया है? आई एम गोइंग क्रेजी। और ऐसा बोल करके वो पैर पटकता हुआ बाहर जा रहा होता है। जियांगचिंग वेंगिंग को कहती है तुम अपने दोस्त को कहना बस बच के रहें। तो वेंगिंग कहती है पर क्यों भला? जियांगचिंग अपने मन में कहता है अब इस बंदे की खैर नहीं, पता नहीं मेरा डेविल बॉस क्या करेगा इसके सामने। और वो ऊपर देख के कहता है सच में मुझे इस गोले से शिफ्ट कर दो। और उसके बाद वेंगिंग उसके पीछे पीछे आती है और कहती है विंग जो कि मुंह बना रहा था और अपने शोल्डर को उचका रहा था उसके हैंड को हटाने के लिए, वापस से वेंगिंग उसके बैक से हक कर लेती है। वही वांग जी हमारा विंडो से ये नज़ारे को देख रहा था और अभी भी वो गाउन में ही था। एक हाथ में उसकी शराब की ग्लास थी और उसी हैंड में उसके सिगरेट भी थे। वो धूक रहा था और देख रहा था।
किस तरह से वैंकिंग ने विंग को गले लगाया हुआ है, क्योंकि विंग अपने कार के पास जा रहा था बैठने के लिए और उसके बॉडीगार्ड उसकी कार को ओपन कर रहे होते। वैंकिंग उसको हक की हुई थी। तभी वांग जी विंग से कहता है वो लड़की, तो जियांग चेंग कहता वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वांग जी कहता है और वो लड़का, जियांग चेंग कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड का फ्रेंड है। वांग जी ओनली फॉर उन दोनों को घूर के देख रहा होता है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि वो दोनों फ्रेंड है। जिस तरह से वैंकिंग उसे मना रही होती है, विंग उसको हैंड को हटाता है और जैसे ही बैठने वाला होता है तो वैंकिंग उस कार का डोर को लॉक नहीं होने देती है और उसको पकड़ के खड़ी थी और कहती है जब तक तुम मुझे माफ़ी करते और उसके साथ जाकर के तुम डील नहीं करते, एक दूसरे से बात करके सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करते हो, तब तक मैं ऐसी खड़ी रहूँगी, देख लेना तुम। तो विंग कहता है वाट एवर, कुछ भी, तुम्हारे चक्कर में मैंने ऑलरेडी इतना सारा रायता फैला दिया है और तुम चाहती हो कि मैं कुछ और रायता फैलाऊँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी इमेज, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम चाहती हो कि हाँ पूरे चाइना में मेरा नाम चलता है, मैं बिजनेसमैन नंबर 1 हूँ और तुमने मेरे नाम को ऐसे की तैसी कर रखी है। वैंकिंग आज के बाद मुझे भूल जाना तुम, समझी ना? इतना बोल करके विंग उसमें बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वैंकिंग पैर पटकते हुए कहती है विंग मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा, पर तुम थे जिसने तुम मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, उसने मुझे चीट किया। तुम थे कि उतावला घोड़ा बन करके दौड़ते हुए चले आए उसे मारने के लिए। पहले मेरी बात तो सुन लेते और अभी मुझ पे भड़क रहे हो, तुम बहुत बुरे हो विंग। हाँ मैं रात को मिलती हूँ तुमसे। इतना बोल करके अब वो अपनी बुटीक चली जाती है और यहाँ पे वैंकिंग हमारी बुटीक चलाती है कपड़े का। वहाँ आने के बाद बैट पटकते हुए कहती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा फाइट हो गया उसके साथ फिर से। तो उसकी 2 असिस्टेंट आती हुई कहती है जिया और मिया, कहती है अब क्या हुआ? तो हमारी वैंकिंग कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो कल मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया और आज मेरी लड़ाई हो गई विंग के साथ में और वो मानने के लिए तैयार है नहीं, और ऊपर से उसने आज के बॉस के साथ पंगा लिया है और पता नहीं क्या ही होगा उसका, मुझे डर भी लग रहा है। जिया मिया कहती है ओ तो रहने दो ना, वैसे भी हमारे बॉस कि इस बुटीक के ऑनर और तुम्हारे फ्रेंड दोनों बहुत लंबे अरसे से सिंगल है, तब उन्हें मिंगल होने का टाइम तो मिलना चाहिए ना। क्या पता वो खड़ूस बॉस तुम्हारे फ्रेंड को पसंद आ जाए। वैंकिंग कहती है पता नहीं कौन उसे पसंद आएगा, मैंने आज तक जितने भी ब्लाइंड डेट को फिक्स किया है उसने हर डेट को ऐसे के तैसे कर दी है, पानी डाल दिया सारे डेट्स पे। हाँ ठीक है चलो भी। उसके बाद वो लोग ये बातें ही कर रहे होते हैं, तभी हमारा वांग जी विंग जियांग चेंग से कहता है हाँ चेंग। जियांग चेंग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है ये एक ब्लाइंड डेट अरेंज करो उस लड़के के साथ में जो अभी अभी यहाँ आया था। जियांग चेंग अपनी आंखें फाड़े कहता व्हाट? वांग जी बस उसे घूर कर देखता है और कहता है दोबारा मत बोलियो वरना टपका दूंगा मैं। जियांग चेंग कहता है मैं समझ गया। इतना बोल करके वो लोग कार में आके बैठ जाते हैं। वांग जी विंडो के बाहर देख रहा होता है और वो सभी चीज़ों को देख रहा होता है कि किस तरह से उसके लिप्स उसके विंग के लिप्स से टच हुए थे, उसके वार्म हॉट लिप्स वांग जी फील कर पा रहा था। अभी भी अनजाने में ही उसके हैंड अपने लिप्स पे चले जाते हैं और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे ही वो बंद करता है उसकी सांसें हैवी हो रही थी और वो अराउज्ड होने लगा था। उसकी पूरी बॉडी अजीब से सेंसेशन के साथ दौड़ रही थी और वो विंग को इमेजिन कर रहा था बहुत ही डॉटी वे में। तभी अचानक से रेड लाइट होने की वजह से कार की ब्रेक लगती है और कार रुक जाती है। वांग जी अपने डे ड्रीमिंग से बाहर आता है, तब देखता है कि जो रेड लाइट हो चुकी है और जियांग चेंग नोटिस कर रहा था कि वांग जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो कहता है वांग जी क्या सोच रहे हो? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और विंडो के साइड मुंह करके उसके चेहरे पे एक डेविल से स्माइल आ गई थी और वो बाहर देख रहा होता है। तभी कुछ गन्स फायर की साउंड सुनाई देती है। जियांग चेंग कहता है वांग जी नीचे झुको मैं देखता हूँ। वांग जी कहता है मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ। इतना बोल करके वो गन्स बाहर निकालता है और निकालने के साथ ही वो भी बाहर आ जाता है। जियांग चेंग और वांग जी दोनों धूम फोड़ मचा रहे थे। दोनों के बुलेट्स धाए धाए सामने वाले कार के ऊपर चल रही थी। इधर से भी कुछ बॉडीगार्ड्स की डेथ हुई थी और उधर से भी। उसके बाद वांग जी जो कि उसके अराइवल्स थे, उसके जो मेंबर्स थे जिसको उसने भेजा हुआ था और वो कोई नहीं बल्कि सोयांग था, उसके शोल्डर से एक गन मार चुका था, बुलेट्स लगा चुका था और जिस वजह से उसके बुलेट्स लगने के कारण उसको ब्लड आ रहे थे बहुत ज़्यादा।
उसको लेकर के राइवल्स वाले भाग जाते हैं और जियांग चेंग को बुलेट्स लग चुकी थी छू करके। वांग जी उसको होल्ड करता और कहता है हमें जल्दी जाना होगा, चलो यहाँ से। और इतना बोल करके वो जैसे ही जाने वाला होता है कार ना इधर से उधर टक्कर खा करके सारे इंगेज हो चुके थे और पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था। झांगचे कहता है हम कैसे जाएंगे, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। कहता टेंशन नहीं लो, तुम चलो मेरे साथ, ठीक है ना। इतना बोल करके जियांग चेंग को संभालता हुआ उस बीच से निकलता है और दूसरी साइड वाले रोड पे आके खड़ा हो जाता है कि जो फर्स्ट कार आएगी उसे बोल लेंगे हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। दुर्भाग्य से हमारा विंग जो कि एक क्लाइंट से मिल कर के आ रहा होता है वो अभी भी लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी वांग जी बुलेट्स लेकर के उस कार के सामने खड़ा होता है, आई मीन गन लेकर के। ड्राइवर देखता है, कार रोक देता है। जैसे ही कार रुकता है विंग की ना टक्कर होती है लैपटॉप के सहित कार के सीट से और वो चिल्लाते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने डॉक्यूमेंट सेव भी नहीं किए। बेचारा डरते हुए ड्राइवर कहता है सर सामने तो देखिए। जैसे विंग देखता है कहता है डेविल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो बाहर आता है तो देखता है कि जियांग चेंग को बहुत चोटें आई हैं। वांग जी कहता है मूव। विंग कहता है व्हाट। तब तक वांग जी जियांग चेंग को कार में बैठा चुका था और वो कहता है बैठो भी। विंग कहता है ये हेलो ये मेरी कार है, तुम मेरी कार में नहीं बैठ सकते हो, बाहर उतरो, समझे। विंग बोले जा रहा था, वांग जी उसको बैठाने के साथ वो भी बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है चलो। विंग कहता है अरे रुको तो मेरे लिए। और इतना बोलकर जल्दी से वो अंदर आता है। विंग पूरा फ्रॉन होते हुए कहता है ओए अंकल मेरी कार है, कोई धर्मशाला नहीं, कोई सरकारी सर्विस वाली कार नहीं है कि जब मन करे जहाँ मन करे उसे रोक दो और उसको सर्विस के लिए यूज किया जाए। हाँ मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। वांग जी ऑनली कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में विंग को देख रहा होता बिना कोई सवाल जवाब किए। तभी जियांग चेंग कहता है प्लीज़ रैंकिंग को मत बताना, ठीक है ना। विंग कहता है मैं बता दूंगा, देख लेना तुम लोग मुझसे और मेरे फ्रेंड से क्या छुपा रहे हो, हाँ कौन हो तुम लोग। वांग जी उसकी बातों को ओनली फॉर देख रहा होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ जाता है और वो लोग उतर जाते हैं। वे जो हमारा जियांग चेंग था वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। वांग जी उसको ले जाते हुए गोद में उठा रखा था और ओनली फॉर विंग से कहता है इसकी गर्लफ्रेंड को मत बताना, समझे तुम। एक तो विंग उसकी हैवी वॉइस सुन करके डरता नहीं था, कहता है ये सच में ओल्ड मैन मेरा दिमाग खराब करके रख देगा, ये ऐसे कौन बात करता है, मेरी गर्लफ्रेंड को बताना मत, बुढ़ा कहीं का। और इतना बोल करके वो वापस से कार में बैठ जाता है और कहता है मैं जब ऑफिस चला जाऊँ ना तो कार को वॉश करने के लिए सर्विस सेंटर भेज देना, मुझे ये ब्लड के स्टेन बिल्कुल भी नहीं पसंद। विंग जो कि अपनी मीटिंग के लिए चला गया होता है इधर जियांग चेंग का हॉस्पिटल में पहले उसका जो बुलेट्स लगी हुई थी तो वो सभी को क्लीन करके उसको पट्टी उट्टी लगा दी जाती है। उसके बाद कहता है जियांग चेंग वांग जी से आई थिंक बॉस हमें अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। तो कहता है सही है। इतना बोल कर वो लोग वापस से घर आते हैं। घर आने के साथ ही अंकल किरण बैठे हुए थे और जियांग चेंग भी वो सिगरेट फूंक रहा होता है। अंकल किरण बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वांग जी आता और कहता है गगा आप लोग ऐसे। तो जियांग चेंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है एक साइड जा करके। उसके अंकल कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम अपने लिए कुछ कमांडोज को जो कि वेल ट्रेंड हो उसे क्यों नहीं हायर करते हो, क्यों नहीं समझ में आता है तुम्हें। हाँ वांग जी कहता है गगा प्लीज़ मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रख लूँगा, आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं। सीजन कहता है और तुम्हारी सेफ्टी आज हमने देख ली, अगर दोबारा से उन लोगों ने तुम पर हमला किया तुम जानते हो ना वो लोग तुम्हें मार करके तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं ताकि वो लोग आसानी से सफाया कर सके। वो लोग हर इलीगल काम करते हैं ताकि हमारा नाम खराब कर सके, फिर भी तुम ये बातें कर रहे हो। हाँ इतना बोलना हुआ ही था। तभी जियांग चेंग कहता है सर आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ था, मैं अलर्ट नहीं था। जियांग चेंग की बात सुनकर सीचन वो सिगरेट को नीचे करता है और लात से उसे मसलते हुए कहता था उसके पास आता है और जियांग चेंग के गलों को दबाते हुए कहता है आइंदा से अगर मेरे भाई की सिक्योरिटी में कोई भी चूक हुई तो तुम जानते हो ना। और उसका गला छोड़ देता है। जियांग चेंग बेचारा खांसते हुए एक साइड हो जाता है और वो कहता है यस सर मैं ध्यान रखूँगा। तभी वहाँ पे याओ आता है और सीचन को संभालते हुए कहता है डार्लिंग प्लीज़ कूल डाउन, ये सभी हमारे लोग हैं और इन सब ने हमारा कितना काम किया और कितना हमारा ख्याल रखा है और तुम ऐसे कैसे किसी के ऊपर प्रेशर बना सकते हो। हाँ सीचन याओ के गालों को केस करते हुए कहता है बीबी मैं तुम्हें और अपने भाई को कुछ भी नहीं देख सकता, अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ होता है
सो हॉटिंग ना, मैं तुम दोनों में से किसी को भी हॉट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं बस थोड़ा सा पैनिक हो गया था। यह कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। उसके बाद वांग जी कहता है अंकल वो सुयांग था, और आप जानते हैं ना वैसे भी उसे गोली लगी है, तो वो भी अपना इलाज ही करवा रहा होगा। उसके अंकल कहते हैं वो अपना इलाज करवाए या मर जाए, उससे मुझे क्या करना है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर में से किसी को कुछ ना हो। और हाँ, तुम्हारे लिए हमने एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। वांग जी कहता है आई एम सॉरी अंकल, मैं आपके उस ब्लाइंड डेट से मिलने नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने खुद एक ब्लाइंड डेट अरेंज करने के लिए बोला है जियांग चेंग को। उसके अंकल कहते हैं वो सब तुम बाद में कर लेना, तुम्हें किसके साथ क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है, पर एक बार इससे मिल लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इतना बोल करके उसके अंकल चले जाते हैं। बेचारा वांग जी वो देख रहा होता है। उसके भाई कहते हैं, सीचन कहते हैं बेबी ब्रो ये तुम्हारे लिए है, शायद से तुम्हें पसंद आए, क्योंकि तुम्हें जैसा चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही है। वांग जी कहता है गगा अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे वहीं पे ऑन द स्पॉट रिजेक्ट करूँगा, और आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तो सीचन कहते हैं हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा। इतना बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वापस से अपने कमरे में आता है, अपने सभी कपड़ों को उतारता है, और उसके बाद एक लॉन्ग शावर लेता है। लॉन्ग शावर लेकर के आने के बाद एक अच्छा सा वाइन बनाता है, उसको हाथ में लेकर के सीख करते हुए विंडो के पास खड़ा हो जाता है। वहाँ से बाहर का व्यू देखता है, जो आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे, उसे वो देखता है और कहता है कौन हो तुम और क्या थे तुम। इतना सोच रहा था और उसके बारे में वो सभी मोमेंट्स को वापस से याद कर रहा होता है, और कहता है ओल्ड मैन, काफ़ी अच्छा नाम है। और वो स्माइल कर रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा था उसके फेस पे। अब यही कुछ दिन बाद विंग हमारा वापस से ऐसे ही बिजनेस मीटिंग अटेंड करके वापस लौट रहा होता है। तभी एक शख्स अचानक से उसके कार के सामने आ जाता है, तो ड्राइवर वापस से डर जाता है। विंग अभी भी लैपटॉप चला रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है लगता है मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरी कार को ऐसे रोका है, क्या हुआ है, कौन मर गया है। तो ड्राइवर कहता है सर आगे तो देखिए। बेचारा डरा हुआ था। विंग कहता है इसकी तो, और वो अब जब आगे देखता है वहाँ पे वांग जी था, जो कि पूरा खून से लथपथ था। विंग कहता है तुम गोल्ड मैन, और वो फटाक से बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी जो कि शर्ट में था, उसके शर्ट से बहुत सारा स्टेन था ब्लड का, और उसके हैंड्स में भी से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहे थे। वो कहता है हेल्प हेल्प हेल्प, और वो ऐसा बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। विंग के ऊपर ही विंग को ना चाहते हुए भी वांग जी को अपने साथ अपनी कार में बिठाना पड़ता है, और उसको अपनी विला में लेके आता है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है, और कॉल करके उसको बोलता है क्लीन करने के लिए। सब कुछ करने के बाद बुलेट्स निकाल दी जाती है, और निकालने के साथ ही उसकी बैंडेज वगैरह कर दी जाती है। वांग जी जो कि अभी पीसफुली सो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इसके घर में हाहाकार मचा हुआ था। आखिर इसका बेबी ब्रो गया तो गया। वांग जी के फ़ोन पे बहुत सारे कॉल आ रहे थे, और विंग को काम करने दिया नहीं जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, इसलिए फ़ोन उठाते हुए कहता है तुम्हारा भाई मरा नहीं है, जिंदा है। अगर दोबारा से तुम लोगों ने कॉल किया तो मैं अपने शुभ हाथों से इसे मार दूंगा और यमलोक पहुंचा दूंगा। फ़ोन रखो, मुझे काम करने में डिस्टर्बेंस हो रहा था। इतना बोल करके विंग फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन पर सीचेंग था। वो कहता है व्हाट द हेल, एक तो मेरे भाई के फ़ोन से फ़ोन उठाया और इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है, आखिर है कौन ये, पता करो, उसके लोकेशन को ट्रेस करो। देखते ही देखते 1 घंटे में उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है, और वहाँ पे जियांग चेंग, सीचेन, याओ, अंकल सभी आ चुके थे। विंग जो कि अभी भी हॉल में बैठ के काम कर रहा होता है, डोरबेल बजती है, तो वो कहता है इस वक्त कौन मरने आ गया, और उठ के जाता है, डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन करता है सारे बॉडीगार्ड अंदर आ गए थे। वो कहता है हे हेलो 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 हेलो, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला या अनाथ आश्रम नहीं जो सारे लोग घुसे आ रहे हो, अरे निकलो भिखारियों, ऐसे वो बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे जियांग चेंग आता और कहता है वो मेरे बॉस कहाँ हैं हम। तो कहता है अच्छा तुम लोग हो, हाँ तुम्हारा बॉस जब से मैं मिला हूँ तब से वो कुंडली मार के मेरे गृह में आकर बैठा हुआ है, वो मेरे बेडरूम में है, और शुक्र मनाओ कि वो सही सलामत है। इतना बोलकर वो जाने वाला होता है। उसके बाद सभी लोग उस रूम में जाते हैं, रास्ता दिखा दिया था विंग ने। सभी लोग वांग जी को देखते हैं जो कि बेहोश हुआ पड़ा हुआ था। उसके बाद वापस से बाहर आते हुए कहते हैं मेरे भाई को क्या हुआ है। विंग अजीब सा लुक देते हुए कहता है मुझे नहीं पता आप लोग कौन है अंकल्स, लेकिन हाँ सबसे पहले तो अंकल नाम सुन करके सीचन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो कहता व्हाट द हेल। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता वो भी ऐसे ही बोलता है और ये भी ऐसे ही बोलता है, ये मत कहना कि तुम दोनों भाई हो। हाँ
सीचन अजीब लुक देते हुए इसको देख रहा होता है। उसके बाद कहता है ठीक है, मुझे नहीं जानना तुम्हारे खानदान के बारे में। मैं मीटिंग से वापस लौट रहा था और वो अचानक से मेरे कार के सामने आके टकरा गया था, तो मैं उसे उठा के ले आया। हाँ थैंक्स फॉर। और वो जियांगचेंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और अभी वो वहाँ है, चाहो तो उठा के ले जा सकते हो। वैसे भी मुझे इतने सारे लोग मेरे घर में नहीं चाहिए, और वो अंकल तो खासकर नहीं चाहिए। या कहता है वो अंकल नहीं है, ओनली फॉर 35 का है। तो विंग कहता है हाँ तो अंकल ही हुआ ना, मैं तो 25 का ही हूँ, मेरे से 10 साल बड़ा है वो। उसकी बात सुन करके वो फ्रॉन हो जाता है और वापस से अपना लैपटॉप खोलता है और काम करने लगता है। अभी भी सारे लोग उसे देख रहे होते, खास करके अंकल। तो विंग दोबारा से कहता है व्हाट, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, या फिर मैं आप लोग को चाय पानी नाश्ता पूछूं? तो प्लीज़ बैठ जाइए, मैं अपने सर्वेंट को बोलता हूँ। और वो टॉन्ट मारते हुए कहता है। तो सीचन कहते हैं मूव। विंग मुंह बनाते हुए कहता है पक्का ये उसका भाई ही होगा। दोनों भाई सेम वर्ड, सेम एटीट्यूड। हे भगवान, इन लोगों के पास इतना एटीट्यूड आता कहाँ से है? हाँ। उसके बाद वो अपना काम कर रहा होता है। थोड़ी देर में वांग जी को उसके कार में डाल दिया जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को घर लाया जाता है और दोबारा से उसका रीचेकअप कराया जाता है। वांग जी जो कि ओनली बेहोश था, तो वो डॉक्टर बोलता है कि ये खतरे से बाहर है और बिल्कुल सही है। एंड टाइम पर इनकी सर्जरी कर दी हुई है और बुलेट्स निकाल दिया गया, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। वांग जी को बात सुन करके वांग जी के बारे में जान करके उसके फैमिली वालों को, जियांगचेंग को, सबको राहत मिली हुई थी और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। जियांगचेंग की तरफ इशारा किया था, इसलिए जियांगचेंग को कटघरे में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है अब बता भाई वो था कौन। जियांगचेंग सारा वाकया होटल वाला बता देता है। पहले तो एकदम फ्रॉन होकर सब देख रहे थे और याओ की हंसी छूट जाती है और कहता है क्या सच में ऐसा हुआ था, मतलब इस लड़के ने उसे किस किया था? तो अंकल भी बीच में टपकते हुए बोलते हैं और मैंने इसी के साथ इसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की है। हाँ लगता है इन दोनों को सच में डेस्टिनी में मिलना लिखा हुआ था, इसलिए ये दोनों बार बार मिल रहे हैं। तो सीचन कहते हैं अंकल तो क्या हम वांग जी को बता दें कि ब्लाइंड डेट इसका यही है और कोई नहीं? तो उसके अंकल कहते हैं हम इस ब्लाइंड डेट को ब्लाइंड डेट ही रहने देते हैं, क्या पता इस साइको माफिया का ब्लाइंड डेट सच में एक बिजनेसमैन पार्टनर हो, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब जो होना होगा हो जाएगा। और अगर इन दोनों की डेस्टिनी में लिखी है इन दोनों का साथ होना, तो ये दोनों साथी हो जाएंगे। ऐसे बोल करके वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। 3-4 दिन बाद जब वांग जी थोड़ा सा रिकवर हो चुका था, क्योंकि 2 दिन बाद उसे होश आ चुका था, तो वो अपने घर में अपने आप को पाता है। तो वो जियांगचेंग से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, क्योंकि उसे याद था लास्ट टाइम वो विंग के कार के सामने आया हुआ था। तो जियांगचेंग बता देता है कि वो तुम्हें अपने घर ले गया, तुम्हारा बुलेट्स निकाला, तुम्हारा इलाज करवाया, और उसके बाद तुम्हारे फ़ोन को हमने ट्रेस किया और हम तुम्हें उठा के घर ले आए। वो सारी बात बता देता है। वांग जी अभी भी उसके बारे में सोच रहा था जब वो बेहोश होने से पहले उसकी तरफ झुका और उसके गले को पकड़ते हुए वो बेहोश हो चुका था। वांग जी उस सबको सोचता और कहता है हाँ, मुझे तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स करना है और सभी बातों को क्लियर भी करनी है। वहीं दूसरी तरफ जियांगचेंग अपना सारा काम खत्म करने के बाद वेंगिंग के पास आया हुआ था। वेंगिंग जो कि अपने हाथों को मसल करके और आने पर जियांगचेंग को देख रही होती है और कहती है आचे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बॉस और मेरे फ्रेंड के बीच की सारी गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से सारा लफड़ा हुआ था। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मैं रोते रोते उसको सारा कुछ बता दी और उसे लगा कि तुमने मुझे चीट किया। तो वेंकिंग की बात सुनकर जियांगचेंग कहता है इसीलिए कहता हूँ ना, तुम ओवर रिएक्ट करना बंद करो, देखो अब क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, मेरे बॉस जैसे ही ठीक होते हैं मैं रात का डिनर अरेंज करता हूँ जहाँ पे ये दोनों अपनी बातों को क्लियर कर सके। उससे पहले हम लोग ब्लाइंड डेट पे हमारे ब्लाइंड डेट पे हमारे बॉस को जाना है, तो मैं जाता हूँ, ठीक है ना? इतना बोल करके जियांगचेंग वहाँ से चला जाता है। रात को 9 बजे जियांगचेंग वांग जी को लेकर के आता है, क्योंकि उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया गया था। वो जो कैफ़े था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बोल सकते हो 5 स्टार टाइप का था। वहाँ पे वांग जी को लाके बैठा दिया जाता है। उसके सामने एक रोज़ बुके कैंडल लाइट डिनर था। वो कैंडल्स जो कि फ्रेगरेंस वाले और अरोमा वाले थे, उन सभी को रख दिया जाता है और कहता है सर प्लीज़ आप अपने पार्टनर का वेट कीजिए और आने के बाद आप हमें मेन्यू डिसाइड करके बता सकते हैं। वांग जी वाले पर बोलता और चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि ऐसे तो नॉर्मली सूट पहनता था, सब कुछ पहनता था, पर आज बहुत अच्छे से वो रेडी हुआ था। उसने प्लफी वाले कोट वेयर किया हुआ था जो कि टमी तक ही था और नॉर्मल फॉर्मल पैंट बोल सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर से उसने बूट वाले शूज पहने हुए थे। उसने अपने हेयर स्टाइल को अच्छे से सेट किया हुआ था, कुछ ऐसे सीरीज पहने हुए थे और एक कान में एक ईयरिंग भी डाल रखा था।
अपने लिप्स के ऊपर हल्का सा लिप ग्लॉस अप्लाई किया था और वो पूरा का पूरा अभी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस और ब्यूटीफुल लग रहा होता है। अपनी कार से उतरता है, जो कि उसके बॉडीगार्ड उसके लिए दरवाज़ा ओपन करते हैं और वो अंदर उस कॉफ़ी में आता है। आने के बाद अपने पार्टनर जिसका साथ ब्लाइंड डेट था, जिसको उसको चेयर नंबर बता दिया गया था, तो वो चेयर नंबर 7 को ढूंढता है और उसके पास पीछे से कहता है एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही वांग जी विंग की वॉइस सुनता है, उसकी तरफ पलट कर देखता है और जैसे ही उन दोनों की नज़रें आपस से टकराती है, दोनों एक साथ बोलते हैं तुम। उसके बाद विंग पूरा फ्रॉनर कहता है अंकल यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी खड़ा हो जाता है और आसपास को लोगों को देखता है, जो कि विंग के बोलने की वजह से सब लोग उसे देख रहे थे। वांग जी उसे कहता है हु इज़ योर अंकल? हाँ, आई एम नॉट योर अंकल। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है और तुम यहाँ मेरे डेट के चेयर पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे तुम्हारा कोई और इरादा तो नहीं है ना अंकल? वांग जी कहता है डोंट कॉल मी अंकल, आई एम नॉट योर अंकल। विंग कहता है अंकल प्लीज़ लीव। वांग जी ओनली फॉर फ्रॉन लुक लेके विंग को देख रहा होता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आए हो? तो विंग कहता है मैं ब्लाइंड डेट पे आया हूँ या फिर वाइट डेट पे, तुमसे उसे क्या करना है? हाँ, तुम यहाँ से निकलो, मेरा डेट अभी आने वाला होगा। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है क्या तुम्हें अंकल ने मेरे लिए फिक्स किया है? तो कहता हु इज़ योर अंकल? अंकल तो तुम हो, तुम्हारे अंकल कहाँ से हो गए? हाँ, जरूर वो 55 साल का बुढ़ा घूसट होगा। हाँ। तभी वांग जी कहता है किरण, मेरे अंकल का नाम है लैन किरण। ये नाम सुनता है तो विंग कहता क्या क्या कहा तुमने? तुम अंकल किरण के नेफ्यू हो? वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था और शॉकिंग के साथ मुँह से देख रहा करता है अनबिलीवेबल, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कैसे करूँ? हाँ। तो वो कहता है ठीक है। फिर वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और विंग को प्रूफ के तौर पे अपना फैमिली फोटोग्राफ दिखाता है, जिसमें याओ, सीजन गग्गा, अंकल और वांग जी सब साथ में थे और कहते हैं तुम सीजन गग्गा के भाई हो? यू डेविल बेस्ड इंसान, तुम उसके भाई कैसे हो सकते हो? सॉरी। और दूसरी बात ये कि जब सीजन उसको देख रहा होता है तो वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं भी यहाँ हूँ। तो वो कहता है मैं ही सीजन हूँ। तो कहता है आप तो उस दिन मेरे घर आए थे ना? तो कहता है हाँ, मैं घर आया था और अंकल भी आए थे, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया और मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि तुम उसके डेट हो। और दूसरी बात ये कि मेरा नाम ही लैन सीजन है। तो विंग कहता है पर क्या ये अंकल सच में मेरा पार्टनर है? तो सीजन कहते हैं हाँ, मुझे पता था ये सब होने वाला है, इसलिए। फिर अंकल भी निकल के आते हैं और जियांग चेंग भी कहता है वैसे मैं इंट्रो दे देता हूँ सर, ये है अंकल किरण, इस लैन फैमिली के हेड, और ये है मिस्टर लैन सीजन, ये बड़े हैं और ये आपका डेट ब्लाइंड डेट जो कि अंकल ने डेट अरेंज किया है। पहले विंग तो सबको एक लुक घूर के देखता है, क्योंकि ओनली फॉर वो नाम जानता था लैंस के बारे में, उसने कभी किसी को देखा ही नहीं था, इसलिए वो सीजन को भी नहीं पहचान पाया था। जब उसके घर आया था तब अंकल तो विंग को देख के पहचान गए थे, तो फिर उन्होंने कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद अंकल सामने आते हैं और कहते हैं तुम्हारे डैड मेरे फ्रेंड थे, चांग से मेरा फ्रेंड था और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि बड़े होने के बाद हमारी रिश्तेदारी में बदल जाएगी और हम अच्छे पार्टनर्स बनेंगे। जिस तरह से तुम्हारे फादर्स मेरे पार्टनर्स थे, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो, और मैं इसीलिए मैंने ब्लाइंड डेट अरेंज किया था, लेकिन अब मैं फाइनली चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। फिर वो कुछ पिक्चर्स दिखाता अपने फ़ोन में, जिसमें उसमें लिखा हुआ था, उसके डैड ने और उस अंकल किरण ने दोनों ने स्टैम्प किया हुआ था, और वो बाहर का पिक्चर था जिसमें दोनों हिस्टोरिकल रिवाज में थे और साथ में उनकी मॉम भी थी। वो तीनों थे और तीनों कॉलेज फ्रेंड थे। विंग उन सबको देखता है और सैंटी हो जाकर कहता है मम्मा। तो अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई और तुम्हारे अंकल ने तुम्हें संभाल रखा है और तुम इस कंपनी को संभाल रखे हो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनो और ये ब्लाइंड डेट वगैरह रहने ही दो, तो सीधे तुम्हें मेरे नेफ्यू से शादी करनी है। तो विंग और वांग जी दोनों एक साथ बोलते हैं व्हाट? मैं। फिर विंग बोलता है इस अंकल से शादी बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है डोंट कॉल मी अंकल। तो विंग दोबारा से कहता है, और ऊपर से ये बोलता भी बहुत कम है, 4 बार में तो एक बार जवाब देता है, मैं इससे शादी करके परेशान हो जाऊंगा, अगर मुझे कुछ पूछना होगा अंकल मेरे
ये ड्रेस क्या तुमने देखा है, मुझ पे ये ड्रेस कैसे लगती है, ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, मैं तो परेशानी हो जाऊंगा, मुझे नहीं करना, इसकी जगह पे मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ। और वो बॉडीगार्ड की तरफ इशारा कर रहा था और कहता हाँ वो बाउंसर्स बहुत अच्छे हैं, मैं उसी से शादी करता हूँ, देखो उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा मस्कुलर है, कितना हाइट है, ये वो बहुत तारीफ कर रहा था। वांगजी पूरा भाव चढ़ा है उसको देख रहा था और उसको खींचते हुए बाथरूम ले जाता और कहता है तुम आखिर समझ क्या रखे हो, हाँ क्या मैं मस्कुलर नहीं हूँ, क्या तुम्हें डेमो दिखाऊँ मैं। विंग बोलता है अंकल तुम मान लो ना, तुम अंकल हो, तुम्हारे अंदर तो स्टैमिना भी नहीं है, एक बार में ही फुस हो जाओगे, तो दोबारा से मैं तुम पे बिलीव क्यों करूँ और अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, और ऊपर से तुमसे शादी करने के बाद ये सारी थिंग्स, हाँ पापा ना मैं तो तुम्हारे साथ ट्राई भी नहीं करना चाहता। वांगजी की इतनी बेइज्जती, भाई वांगजी सीधे विंग को पिन करता है वॉल पे और उसके हैंड को एक को पीछे करता है और उसके सर के बालों को सीधे ग्रैब करता है जिससे उसका हेड ऊपर उठ गया था। फिर उसके लिप्स को बाइट कर लेता है जिस वजह से ब्लड आने लगे थे। विंग कहता है तुम क्या जंगली जानवर हो ओल्ड मैन। तो वांगजी कहता है ट्राई दिस। उसके बाद वांगजी विंग के लिप्स पे टूट पड़ता है। उसके लोअर लिप्स को जहाँ से ब्लड आ रहे थे उस मेटालिक टेस्ट को टेस्ट करते हुए उसे वो इस तरह से चूस रहा था जैसे सच में स्ट्रॉबेरी हो, और उसको चूसते हुए उसके माउथ के अंदर अपने टंग को अंदर डालता है और उसके इनसाइड भी एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो जैसे जैसे उसके माउथ उसके टंग के साथ फाइट हो रहे थे और वो उसके माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, वैसे तो विंग बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। अपने पैर से तो वांगजी को 3-4 बार किक कर चुका था, अच्छी तरीके से उसके पैर को भी कुचल डाला था, पर वांगजी तो वांगजी था, वो हार कहाँ मानने वाला था। उसने विंग को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और वापस से वो पैशनेटली किस करने लगा था। 7-8 मिनट के डीप हॉट किस के बाद वो भी पैशनेट उसको लीव करता है। जैसे ही वो दोनों सेपरेट होते हैं दोनों अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर रहे होते हैं। बाहर बेचारे हमारे घर वाले परेशान हो रहे थे कि हमारा दालान वांगजी विंग को घिसता हुआ ले गया और पता नहीं क्या ही कर रहा होगा उसके साथ। विंग अपने लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है ये क्या पागलपन है, हाँ तुमने मुझे बाइट किया क्यों। तो वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है और उसके लिप्स पे जो ब्लड लगा था उसे अपने टंग से लिक करता है। जिसके बाद भाई साहब एक तो ऑलरेडी किस करने के साथ ही दोनों की बॉडी अराउज होना शुरू हो गई थी। वांगजी के इस सडन एक्शन से विंग के पूरे बॉडी में गूज बम्स के साथ 840 वोल्ट का झटका भी लगा था उसे और वो एकदम सिहर गया था और वांगजी को धक्का देते हुए कहता ये क्या कर रहे हो ओल्ड मैन, दूर रहो मुझसे, अंकल कहीं के, इतना बोलकर जैसे ही जाने वाला होता है वांगजी उसे अपने आगोश में भरते हुए कहता है कैसा लगा तुम्हें ये टेस्ट, हाँ अगर नहीं करना है तो दोबारा से मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है और उसके हैंड को छुड़ाने का ट्राई करता है। वो नहीं छोड़ रहा था तो विंग एक हाथ मारता उसके पैर पे और उसके दूर होते हुए कमर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम किस कर चुके हो मुझे, इसका यह मतलब नहीं कि मैं हाँ कर दूंगा, समझे ना। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। बाहर आता है तो देखता सारे खानदान वाले वहीं थे। चुपचाप से बेचारा किसी को देखे बिना बाहर निकल जाता है। वांगजी अपने लिप्स को साफ करते हुए बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सी क्रीपी वाली स्माइल थी जिसे सब लोगों ने नोटिस किया। जैसे वो अपने पूरे खानदान वालों को देखता है उसका पूरा एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है और कहता है अब हमें आई थिंक यहाँ से चलना चाहिए। सीजन कहते हैं बेबी ब्रो क्या किया तुमने उसके साथ, हाँ वो इस तरह से रेड बन के भागा है। वांगजी कहता है बस मैंने उसे अपनी स्टेमिना पावर दिखाई थी थोड़ी सी और कुछ भी नहीं, आई थिंक हमें चलना चाहिए गगा। सभी घर वाले समझ गए थे उसका ये सेमलेस और नालायक क्या ही करके आया होगा। अभी बेचारे बिना कुछ बोले सभी आ जाते हैं। कार में अंकल और सीचन सभी वांगजी को घूर घूर के देख रहे थे। अब बेचारा वांगजी को ऐसा फील आ रहा था कि जैसे वो कोई विक्टिम हो, कोई गुनाह करके बैठा है बेचारा। घर आने के बाद सभी लोग आते ही हॉल में बैठे हुए थे। वांगजी अपने कमरे में जा रहा था तो अंकल कहते हैं वांगजी यहाँ आओ। वांगजी वहाँ पे जाके बैठ जाता है और कहता है यस अंकल। अंकल कहते हैं उसके तो अब बताओगे कि क्या फैसला किया है तुमने। हाँ वांगजी कहता है किस बारे में अंकल। उसके अंकल कहते हैं यही कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी करो, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी मॉम डैड की ऐसे विश भी थी और अब जब उसके मॉम डैड नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि इस बच्चों को हम जल्दी से जल्दी इस घर में लेके आए। उसके अंकल उसके प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं और वो बच्चा बहुत भोला है और वो साथ में ऐसा ना हो कि उसके ऊपर से जान का खतरा हो। वांगजी अपने मन में कहता वो बच्चा भोला, क्योंकि उसे पता है ना रड लेके आया था मारने के लिए उसको। वो कहता है अंकल आप चाहते क्या हैं।
तो अंकल कहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि उसे तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। तो याओ कहता है बट वो शादी नहीं करना चाहता ना, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो वांग जी से नफरत करता है। तो जियांग चेन कहता है नफरत तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमी जरूर हो गई है जिसे बस क्लियर करना है। सभी लोग उसको घूर के देखते हैं। बेचारा जियांग चेन जिप लेके अपना मुंह बंद करता है, कहता चुप रहे बेटा तू, बीच में मत बोलियो वरना तुझे सच में दूसरे गोले पे भेज देंगे ये लोग। हाँ, वहाँ जाके तू करते रहना। हे प्रभु श्री जगन्नाथ, ये क्या देख लिया हमने, ऐसे वाले सिचुएशन बन जाएंगे तुम्हारे। फिर उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांग जी अपने काम में बिजी हो गया था, विंग अपने काम में बिजी हो गया था। विंग कार से जा रहा होता है और अचानक से उसके कार के नीचे बहुत सारे कीलें आ जाती है, जिस वजह से उसके जो कहते हैं कि टायर पंक्चर हो गया था। वो बाहर आता है क्योंकि उसके ड्राइवर भी बाहर आया होता है। वो भी बाहर आता कहता है अब क्या हुआ, ये कार ना सच में बहुत धोखा दे रही है। हाँ, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम जानते हो ना, अगर हम लेट हुए तो वो सभी भाग जाएंगे। ड्राइवर कहता है बट सर हम क्या कर सकते हैं, कार तो ऑलरेडी पंक्चर हो चुकी है और इसे ठीक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक नहीं है 4 है, कम से कम 1 घंटा लगेगा। हाँ, विंग उस टायर पे लात मारते हुए कहता है ये सब अभी ही होना था। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो ये बोलता है और उसको लात लेकर पूछ रहा होता है। तब भी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और विंग को उठा करके कार में डाल देते हैं और ड्राइवर को बेहोश कर देते हैं वहीं पे। अब विंग को जहाँ जाना था वहाँ वो जा नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि हमेशा विंग के पीछे एक स्पाई को रखा हुआ था, तो उसे खबर मिल जाती है कि विंग किडनैप हो चुका है और जहाँ जाना था वहाँ विंग जाया भी नहीं था। वो सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालता है तो उसे पता चल जाता है कि विंग को किडनैप करने वाला उसका राइवल ही है। वो कहता है गगा से गगा हमें उसे छुड़ाने की तैयारी करनी चाहिए। उसके गगा बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। सभी लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे विंग को बांध के रखा हुआ था। विंग जैसे ही होश में आता है तो देखता है कि एक सरा गला सा एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लकड़ी के काम हो रहे थे, बहुत सारा कचरा फैला हुआ था, वुडन टाइप का एरिया था और बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए थे। उस कंटेनर्स में बहुत सारे वुडन्स के कुछ बने हुए चीज़ें थी और जैसे लग रहा हो कि उन सबका स्मगलिंग किया जा रहा हो। और वो एरिया भी बहुत अजीब था। विंग आंखें खोलने के साथ ही चिल्लाता है मैं कहाँ हूँ, मुझे छोड़ो भी। तभी एक आदमी आते हुए कहता है चिल्लाना बंद करो, हमारे बॉस आएंगे तुमसे बात करने के लिए। विंग कहता है तुम्हारे बॉस? हाँ वो पक्का अंकल ही होगा। उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मेरा किडनैप कर लिया, किस करने से मन नहीं भरा। और ये सारी बातें वो बड़बड़ किए जा रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है किसको कोस रहे हो उतना। हाँ, वो जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो वो देख के हैरान था, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल ही था। साथ में सुयांग भी थे, साथ में विंचाओ के भाई विंजूलियो, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। विंग तो सबसे पहले सरप्राइज कहता है अंकल आप यहाँ? उसके अंकल कहते हैं आई एम सॉरी बेटा, पर अफसोस कि मैं यहाँ होना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे फादर की जो लेगेसी है, तुम्हारी फादर की जो प्रॉपर्टी है, इवन जो सब कुछ है ना, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जब तक तुम्हें कुछ हो नहीं जाता तब तक वो प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं हो जाती। और अगर हम तुम्हें मार के हॉस्पिटलाइज कर दे या कुछ और करे तब जा कर के वो सारी प्रॉपर्टी मेरे अंदर में आएगी। तो मुझे वो चाहिए थी, इसीलिए तुम समझ रहे हो ना बेटा। विंग छटपटाते हुए कहता है अंकल, पर आप तो मेरे अंकल थे, आपको तो वैसे भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल ही रहा था ना, फिर भी आपने ऐसा किया। उसके अंकल कहते हैं पर मुझे पूरा चाहिए ना, ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मैं तो काम करता हूँ तुम्हारे अंदर ही ना। नहीं, तुम्हें मेरे अंदर काम करना चाहिए था, ना कि मुझे। तुम समझ रहे हो पावर, हाँ चेयर की पावर, मुझे वो चाहिए ना। अगर आज तुम मर जाओगे या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट ही हो जाएगा या तुम्हारे हाथ पैर ही टूटेंगे, फिर भी साड़ी मेरी हो जाएगी ना, मैं कितना खुश हो जाऊँगा। इसलिए तो मैंने ये सब प्लान किया। तुम्हारे फादर को भी पता चल गया था कि मैं कंपनी में गवर्न करता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे निकालने का ट्राई किया, पर देखो वो तो दुनिया से ही अलविदा हो गया ना। विंग अपनी जगह पर से चिल्लाते हुए कहता है इसका मतलब आपने मेरे मॉम डैड को मार डाला, आपकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके अंकल कहते हैं अफसोस मेरा बच्चा, अब जा करके तुमको पता चला। मैंने ही मारवाया था, पर मैं नहीं करना चाहता था। मेरे भैया भाभी बहुत स्वीट थे ना, उन्हें पता चल गया था मेरे काले कारनामे, मैं क्या करता।
ऊपर से मैंने एक अपनी ही सेक्रेटरी के साथ उसका रेप कर दिया, जिस वजह से उन्होंने मुझे कंपनी छोड़कर और प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। वो तो कितना मेहनत करने के बाद मुझे वापस लिया उन्होंने, तो मैं क्या करता, मैंने उन्हें बेदखल कर दिया इस दुनिया से। रिंग की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता, अंकल मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। हाँ, और वो बहुत कूद रहा था, अपनी जगह पर से बंधा हुआ था, इसके बावजूद भी उसके अंकल आते हैं, 2-4 थप्पड़ खींच के लगाते हैं, उसके बालों को खींचते हुए कहता है, सुन बच्चे, मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए नहीं कि तू मुझे सुनाए कि मैंने ऐसा क्यों किया, बल्कि इस दिन के लिए ताकि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे तू। रिंग कहता है, मैं मर जाऊंगा पर प्रॉपर्टी आपके नाम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो छटपटा रहा होता है, तभी वेंचाओ बीच में कूदते हुए कहता, बस करो बस करो बस करो, हम इसे यहाँ उठा के लाए हैं अपने भी फायदे के लिए, उसका भी तो निपटारा करे। हाँ तो सुनो, तुम उस माफिया से शादी करने वाले हो है ना। रिंग कहता, कौन सा माफिया, किसकी माफी, हाँ कौन शादी, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा। वेंचाओ कहता, हाँ यहाँ क्या फिल्मी ड्रामा चल रहा है, सब एक के बाद एक डायलॉग चिपकाए जा रहे हो। हाँ तुम उस नानवांग जी से शादी करने वाले हो ना। रिंग दोबारा से एक फ्रॉन होते हुए कहता है, अच्छा वो अंकल, नहीं मैं उससे शादी नहीं करने वाला। उसके अंकल कहते हैं, पर तुम्हारे मॉम डैड ने फिक्स किया है तो तुम्हें करना ही होगा, कि तुम अपनी मॉम की विश पूरी नहीं करने वाले। आओ हाँ वो तो नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम तो जिंदा ही नहीं रहोगे, फिर बिस का क्या अचार डालोगे। वांग जी की विंग की जब ये बात सुनता है अपने अंकल के मुंह से, वो कहता है, मेरे मॉम डैड ने, तो उसके अंकल कहते हैं, हाँ तुम्हारे मॉम डैड और उस घर का उस बूढ़े का क्या नाम है, हाँ लैन किरण, वो तीनों फेवरेट वाले फ्रेंड जो थे, फॉरएवर वाले टाइप्स होते हैं ना, वो थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, इसीलिए अब वो बुढ़ा ने तो शादी किया नहीं, तो अपने बच्चे, अपने भाई के बच्चे के साथ तुम्हें चिपका रहा है, तो तुम्हें तो शादी करनी ही होगी ना। अब जब तुम शादी करोगे तो उस माफिया के तो तुम बिजनेस पार्टनर, बिजनेस हस्बैंड बन जाओगे ना, फिर मुझे क्या मिलेगा। अब सारी चीज़ें तो मैं उस माफिया के हवाले तो नहीं कर सकता ना, मैंने सुना वो तो पागल है, ऊपर से वो बोलता भी बहुत कम है और एक्शन ज़्यादा लेता है, और उससे तो सबकी फटकी हाथ में आती है, इसीलिए हमने तुम्हें चुना ताकि तुम हमारा काम आसान कर दो। रिंग कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, समझे ना। उसका अंकल एक थप्पड़ और लगाकर कहता, तुम्हें कटना पड़ेगा। बेचारे रिंग की गाल लाल हो चुके थे और वो रोनी शकल बनाते हुए कहता है, अंकल आपको प्रॉपर्टी चाहिए था तो मुझसे एक बार कहा होता, मैं बिना बोले आपको दे देता। उसके अंकल कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें मरना होगा ताकि मैं दुनिया को बता सकूं और लीगली अपने अंडर कर सकूं। तभी पीछे से वॉइस आती है, किसने कहा कि सब तुम अपने अंडर कर सकते हो। हाँ, ये वॉइस सुनकर सभी लोग वहाँ के अलर्ट मोड में आ गए थे। उसके बाद वांग जी और उसकी पूरी सेना, जिसमें सीचेन भी था, जियांग चेन भी था, वो सभी अंदर आते हैं और देखते हैं जहाँ पे उसके अंकल थे, विंजुली विंचाओ था, सुयांग भी था, जिसके हैंड में गोली लगी हुई थी और वो अपने हैंड को देख रहा था और जियांग चेन को घूर के देख रहा था गुस्से से, मानो वो बोलना चाह रहा, तेरी वजह से मुझे उस दिन गोली लग गई थी, साले तुमने मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जियांग चेन भी इतना ही एटीट्यूड, तू आ तो मैं तुझे दूसरे गोले पे भेज कर आऊँगा, तो यहाँ मत रहियो, वहाँ जाके चक्कर लगाना सूरज के साइड से। और उन दोनों के बीच आंखों से वार हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है और तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरे पार्टनर को किडनैप किया। हाँ, विंचाओ कहता है, हर कोई यहाँ पे जो डायलॉग्स होते हैं वो इतना लंबा लंबा डिलीवर क्यों करते हो भाई, क्या तुम लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हो। छोड़, ये थोड़ी देर पहले इतने लंबे लंबे डायलॉग फेंक रहा था और अभी तुम फेंक रहे हो, हद है भाई, नॉर्मली वापस आ जाओ, इंसान है हम, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, ठीक है ना। विंचाओ इतना बोलता है और गन निकाल करके विंग की कनपट्टी में टिकाते हुए कहता है, वैसे ये बोलता बहुत है और तुम नहीं बोलते हो, तुम दोनों की जोड़ी कैसे रहेगी। हाँ, और वो इमेजिन करके देख रहा होता है, हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, ये बोलता रहेगा और तुम सुनते रहोगे। वांग जी कहता है, कैसी रहेगी नहीं रहेगी डज नॉट मैटर, उसे छोड़ो, जाने दो, वरना मैं तुम्हारा चटनी बना दूंगा।
विंग की ऐसी बातें सुन करके, वांग जी की ऐसी बातें सुन करके वेंचाओ तो एक पल के लिए डर गया था। फिर कहता, ओ मुझे तो डर लगना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मुझे डर लग ही नहीं रहा है। उसके बाद वो वांग जी की तरफ गन पॉइंट कर देता है। वांग जी और वेंचाओ दोनों के बीच में गन तनातनी लगी हुई थी। सभी लोग अलर्ट मोड में थे। उसके बाद वांग जी कहता है, मोर्चा संभालो। फिर सभी गन बरसाना शुरू करता है। विंग अपने पैर को, हाथ को, मुंडी को इधर से उधर कर रहा था क्योंकि उसे लग तो नहीं रही थी, पर बुलेट साउंड सुन सुन के वो परेशान हो गया था। 10 मिनट के फायरिंग राउंड के बाद विंग कहता है, अरे रुक जाओ कमबख्तो, रुक जा, मेरे सर में दर्द हो गया। क्या इधर से धाए 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 लगा के रखे हो? सच में ऐसा लग रहा है जैसे शूटिंग चल रही है और मैं लाइव सीन देख रहा हूँ। और इतना बोलकर कहता है, मुझे मारना है ना, आओ मारो, आओ मार डालो मुझे। हाँ तुम भी आओ, और तुम भी आओ, मारो मुझे इस अंकल से शादी करनी नहीं है, और तुम लोगों को मेरे को मार के फ़ायदा हो रहा है, मार डालो। और वो ऐसे बोल रहा था, उसने अपनी रस्सी खोल ली हुई थी हाथ की। तब तक वो दोनों उसको देख रहे होते हैं। अब वांग जी को तो पता चल गया था कि इसने अपनी रस्सी खोल ली थी, इसलिए उसने अपने गन को दोबारा से रिलोड किया ताकि ये कोई एक्शन ले तो उसका रिएक्शन भी तो ये दे। विंग जैसे ही उसके हैंड फ्री होते हैं, उसके बाद वो क्रिपी सा स्माइल देता है, बिल्कुल वांग जी की तरह। वांग जी उसके इस लुक कर देख के भाई साहब इम्प्रेस्ड हुए थे। वो कहता, हो सच में ये मेरा पार्टनर बनने लायक है। उसके बाद विंग एक लात मारता है वेंचाओ के हाथ पे और गन उछलती है और विंग उसको कैच करता है और सीधे उस गन से पीछे से वेंचाओ के सर पे ठोकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गन तानने की, साले टकले गंजे, तेरी तो मैं। इतना बोलकर, क्योंकि इसमें वेंचाओ टकला था और छोटे छोटे बाल थे उसके। उसी गन से उसके टकले पे बहुत मारता है। फिर उस गन को फेंक देता है वांग जी की तरफ और कहता है, मैं इसको देखता हूँ, बाकी को देखो तुम। वो सब लोग फिर से गन फायर शुरू कर देते हैं। अब विंग हमारा वेंचाओ को उठा के पटक रहा था क्योंकि वो कोई कमज़ोर था नहीं, उसमें फाइटिंग वाइटिंग अच्छे से आती थी। उन दोनों के बीच फाटाफाटी हो रही थी और विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसको मारते हुए कहता है, कमीने, मुझे नहीं पता था कि तू मेरा किडनैप करेगा, हाँ तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके कान का पकड़े हुए था। वेंचाओ कहता है, छोड़ भी, मेरे कान छोड़ दे, ऐसे कौन करता है, मेरे कान आ कर रहा था। पर हमारा विंग उसके कान का था हड्डी तोड़ने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग वो सुयांग के पास से बुलेट फायर कर रहा था। दोनों के बुलेट्स खत्म हो चुके थे। उसके बाद जियांग चेंग कहता, हाँ मुझे भी उसकी तरह ब्रेव बनना होगा, और वो सुयांग के पीछे से जाकर के उसके गलों को पकड़ता। अब उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। इधर सी चैन वेन जूलियो को पकड़ रहा था और हमारा वांग जी उसके अंकल के पीछे पड़े हुए थे। सभी के बुलेट्स खत्म हो गए थे और सभी लोग अब फाइट करने पर उतर आए थे। सबको मार मार कर अधमरा कर दिया हुआ था उन लोगों ने। और वांग जी कहता है, टिट फॉर टैट। इतना बोल करके उन चारों को विंग के सामने खड़ा किया जाता है। विंग भी वेंचाओ को खड़ा करते हुए उसके बीच में रखते हुए कहता है, अब बताओ तुम लोग के साथ क्या करें हम। हाँ वो सभी गिड़गिड़ा रहे थे, छोड़ दो, ऐसा ना करो। पर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे पेरेंट्स मरे हैं। और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, माय डियर हस्बैंड, इससे भी वैसे ही पनिश करो, दैट्स इट। इतना बोल करके वो उस तरफ आ जाते हैं। वांग जी को प्राउड वाली फीलिंग हो रही थी, फाइनली इस घोचू ने उसे हस्बैंड तो बोला। उसके बाद वांग जी उन चारों को कहता है बांधने के लिए। जियांग चेंग उन सबको बांध के बिठा देता है, उसके बॉडी का राउंड बम रैप कर देता है। वहाँ पे लैंडमाइन डाल करके चारों बाहर आ जाते हैं, रिमोट का बटन ऑन करते हैं और धड़ाम, सबके चिथड़े उड़ गए थे। विंग बाहर आने के बाद एक बार देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो धड़ाम से नीचे बैठ जाता है और रो रहा होता है। वांग जी उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, सब सही होगा। विंग वांग जी के गले लगा लेता है। वांग जी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी कार में डालता है। उसका भाई और जियांग चेंग देख करके पूरा शॉक हो गए थे, ये क्या है भाई, ये क्या देख लिया। और वो देखते हुए वापस कार तक आते हैं सभी लोग, क्योंकि बहुत लंबी कार थी। सभी लोग बैठ जाते हैं। विंग अभी भी उसके नेक में अपने मुंडी को गड़ाए हुए रो रहा होता है। वांग जी उसे लेकर अपने रूम में आता है, अपने घर आता है, उसे अपने बेडरूम में लेकर के आता है। और विंग जो कि सो चुका होता है, वांग जी को पकड़े ही वांग जी जैसे उसे बेड पे डालने वाला होता है, विंग उसको छोड़ ही नहीं रहा होता। इस वजह से वांग जी को भी उसके साथ ही लेटना पड़ता है। विंग अभी भी उसके एक पैर के ऊपर एक पैर और उसके आधे बॉडी के ऊपर अपने बॉडी को रखा हुआ था और वो आराम से सो रहा होता है। वांग जी उसको देखते हुए कहता है, कौन बोल सकता है इसको, जब जगा हुआ रहता है चपट 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 करता है। भगवान ने शकल सूरत इतनी खूबसूरत, नेक्स इतनी कारीगरी और बारीकी के साथ बनाया है, पर इसके जवान कैंची की तरह कच 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 चलती है। हाँ।
और इतना बोल करके उसको देख रहा होता है। वांग जी के फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल थी जो विंग को देखकर आ रही थी। फिर अचानक से उसकी नज़र उसके लिप्स पे जाती है, जिसे देखकर वांग जी वापस से हॉर्नी बन रहा था और देखते ही देखते उसकी तरफ कब लैंड हो गया उसे पता ही नहीं चला। पहले तो उसके सॉफ्ट से लिप्स पे अपनी उंगली से उसे फिराता है, उसे टच करता है, उसे फील कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बेड पे ऐसे लीन होता है और विंग और वांग जी दोनों को फोरहेड एक दूसरे से सट रहे होते हैं और वांग जी उसकी फोरहेड से अपने फोरहेड को टिका कर कहता है, क्या मुझे परमिशन है तुम्हें किस करने की? विंग नींद में था, वो क्या बोलेगा, पर वांग जी को बर्दाश्त कहाँ हो रहा था। वो धीरे से उसके लिप्स को पहले लिक करता है, फिर धीरे से सक करता है। वो कर रहा था, छोड़ रहा था, कर रहा था, छोड़ रहा था। उसके प्यारे से प्लम्पी लिप्स वांग जी को बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग लग रहे थे और वो ऐसे कितनी बार करता है। फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। फिर वो विंग को एकदम सीधे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ गया था, क्योंकि उसकी बॉडी अब जवाब दे रही थी। वो उसके हैंड को सीधा करता है, उसके बैक से उसके नीचे अपने एक हाथ को डालता है ताकि सपोर्ट बना रहे। उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसके पूरे बॉडी को स्मैच कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए विंग को तो लगा कि वो सपना देख रहा है, पर उसके अपने ऊपर हैवी वेट पता चलता है और कुछ और पोक होता हुआ उसे फील होता है। वो अपनी आंखें ओपन करता है, पर ना वो बॉडी उसकी काम कर रही थी, ना उसके हाथ पर हिल रहे थे, क्योंकि वांग जी पूरे उसकी बॉडी को मेस्ड अप करने में लगा हुआ था। विंग छटपटा रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ब्रूटल तरीके से उसके लिप्स को बाइट कर रहा था, किस कर रहा था। जब देखता है कि विंग नींद से जाग चुका है, अपने टंग को उसके अंदर इंसर्ट कराते हुए उसके टंग को लिक करना, सक करना शुरू कर देता है। एक हॉट पैशनेट किस करने के बाद वो विंग को देखता है। दोनों के लिप्स पे बहुत सारे स्लाइबाज लगे हुए थे और विंग से कहता है, क्या मैं वो और इसके आगे वो बोल नहीं पा रहा था। विंग अपनी भौएं चढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, उठो मेरे ऊपर से, अभी के अभी हटो। वांग जी कहता है, आई कांट कंट्रोल, क्या मैं कर सकता हूँ? विंग कहता है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। वांग जी कहता है, जब शादी हो जाएगी तब हम करेंगे ना। विंग कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसने गलती से मुंह से तो निकाल ही दिया था। वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है और सीधे वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वो पूरे कपड़े को उतार के हटाता है और फिर अपने हाड़ी को अपने हाथ में लेकर के उसे स्ट्रोक करना शुरू करता है। विंग तो पहले उठ के बैठता है, क्योंकि वो भी अराउज्ड हो चुका था और हार्ड ऑन हो चुका था। जब वो उसे नीचे देखता है, वो कहता है, सिट, ये क्या हुआ? हाँ। फिर वो भी अपने जेब को ओपन करता है और अपनी हाड़ी को बाहर निकालता है और उसे ऐसे स्ट्रोक करना शुरू करता है। वॉशरूम में वांग जी स्वीट सा मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था, जिसकी आवाज़ विंग के कानों तक आ रही थी और उस आवाज़ को वो फील करता हुआ अपने हाडी को वो स्टॉक करना शुरू करता है। 5 मिनट के बाद दोनों ऑर्गेज्म तक थे और उनके हाथों में बहुत सारा स्पर्म्स लगा हुआ था। वांग जी जो कि सावस के नीचे था, इसी वजह से वो सभी पानी के साथ स्प्लिट आउट हो गया था। पर विंग टिश्यू ढूंढता है और उसे हैंड को क्लीन करता है। उसके बाद अपने आप को कपड़े को वेयर करता है और सीधे बाहर भागता है। यहाँ पे नीचे अंकल सीचेन और याओ गगा यहाँ जियांगशेंग भी थी। वो यहाँ आते हुए कहता है, मुझे घर जाना है, मैं जा रहा हूँ। अंकल कहते हैं, ठहरो। उसके बाद वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद अंकल कहते हैं, सभी चीज़ें का सॉर्ट आउट हो चुका है, अब मैं फाइनली चाहता हूँ कि तुम मेरे नेफ्यू से शादी कर लो। पर विंग कहता है, पर शादी करना ज़रूरी है क्या? उसके अंकल कहते हैं, तुमने उसे अपना हस्बैंड खुद बोला है, ऊपर से क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने पेरेंट्स की आखिरी विश को पूरा करो? हाँ। विंग कहता है, लेकिन मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। उसके अंकल कहते हैं, जब साथ रहोगे तो जान जाओगे और जानने के लिए साथ रहना ज़रूरी है। ये आखिरी विश है तुम्हारे पेरेंट्स की, मैं तुम्हें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। विंग फिर वहाँ से बाहर आता है। उसकी कार भी आ चुकी थी। वो उसमें बैठकर निकल जाता है, सोचते हुए जा रहा था। और उसे अभी के किसिंग सीन्स, उसके पहले वाले किसिंग सीन्स, बहुत सारे जो किस हो चुके हैं उन दोनों के, वो सब याद करता है। और अभी वाले के बाद तो वो साई फील कर रहा था। बेचारा हमारा किमसन रेड बन चुका था और अपने मुंह में उंगली दाबते हुए कहता है, मैं हॉट ऑन कैसे हो सकता हूँ, वो भी उसके ओनली फॉर मिस्ड करने पे। हाँ, उसने मुझे टच नहीं किया और उसने मुझे अराउज करके छोड़ दिया। और उसे बड़बड़ाया जा रहा था। उसका ड्राइवर बोलता है, पक्का मेरे बॉस पागल हो गए हैं, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही होगा मेरे बॉस का। इतना बोल करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
विंग घर आता है, उसे न नींद आ रही थी न चैन पड़ रहा था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता, वांग जी का वो मेस्टअप किया हुआ सीन ही उसे याद आ रहा था बार बार। और वो जैसे सोने की कोशिश करता, उसकी बॉडी वैसे ही हॉट हो जाती। और उस रात विंग ने अनजाने में ही सही कितनी बार खुद को सेटिस्फाइड किया होगा उसे भी नहीं पता था। अंत में थक हार करके वो जब सो जाता है, अगले दिन उसकी बॉडी पूरी हल्की थी और वो फ्रेश फील कर पा रहा था। वो उठते के साथ ही अपने आप को देखता है, क्योंकि वो अभी भी पूरा नेकेड था, और अपने हार्डी को देखता है जो कि वो अभी भी हार्ड ऑन था। वो कहता है सेट, अब मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँ। हाँ, फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे वांग जी उसे कह रहा है, विंग मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इतना बोल करके वांग जी उसकी हार्डी को अपने मुंह में लेता है और उसे स्टॉक करना शुरू करता है, जो कि हमारा विंग खुद अपने हैंड से कर रहा था, पर वो इमेजिन कर रहा था। ऐसे करते हुए ओनली फाइनली वो ऑर्गेज्म तक आ चुका था। इन्हीं के साथ ही वो कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे शादी करनी चाहिए क्या उस ओल्ड मैन से। सच में वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी है और मैं भी हो गया हूँ। अपना सर खुजाने के बाद वो शॉवर लेता है, ऑफिस आ जाता है। ऐसे करते हुए 3-4 दिन तक तो वो पूरा वांग जी को अवॉइड करता है। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसके पीछे स्पाई लगे हुए थे। वांग जी उसे मिलने भी नहीं आया था और ना ही उसने कभी उसे मैसेज किया था, क्योंकि उन दोनों के बाद नंबर थे ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए। अब जो कि हमारी वैंकिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, उसे अभी तक पता नहीं था रियलिटी कि ये लोग पहले से ही जान चुके हैं। इसलिए वो जियांग चेंग से कहती है क्या उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। तो जियांग चेंग को लग रहा था कि ये शायद ना विंग उसको बताया होगा शादी वाली बातें, तो ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो जियांग चेंग भी बोल देता है नहीं। फिर वो दोनों ना एक डेट अरेंज करते हैं और उन दोनों को सारी बातें क्लियर आउट करने के लिए बोला जाता है। दोनों को पता नहीं था, इसलिए विंग बोलता है कि मेरे साथ तुम चलो ना, मैंने डिनर का प्लान किया है। विंग को वो बहला फुसला के लाती है और वांग जी हमारा जो जियांग चेंग था उसे कहता है कि हमें क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है कुछ ड्रग डीलिंग्स के रिगार्डेड। तो वांग जी मान जाता है और वो दोनों उस रेस्टोरेंट में आते हैं। तो वांग जी आते हुए कहता है इस रेस्टोरेंट में हमें डील की बात करनी है, आर यू सीरियस। तो जियांग चेंग कहता मैंने झूठ बोला था, पर चलो तो सही, मैं यहाँ विंग को लेकर आया हूँ। वांग जी कहता है क्या सच में। तो कहता फिर वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ ऑलरेडी विंग बैठा हुआ था। जियांग चेंग उसे इशारा करता है, वो चला जाता है। फिर वैंकिंग वहाँ से उठती है और वो जियांग चेंग के पास आकर के दूसरे वाले रूम में चली जाती है। वांग जी विंग के पास आते बैठता है। विंग तो एकदम फ्रॉन लोग लोहे उसको देख रहा होता है। विंग कहता है अंकल तुमने मुझे बुलाया यहाँ पे। वांग जी कहता है अगर मैंने बुलाया होता तो मैं तुम्हें उठा के लाता, इस तरह से डेट अरेंज तो बिल्कुल भी नहीं करता। विंग बेचारा हमारा गला उसका सूख रहा होता है और वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, बोलो क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। विंग कहता है मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, मैं सोचूंगा फिर बता दूंगा, और कुछ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और इतना बोल कर वो जाने ही वाला होता है तो वांग जी उसके हैंड को पकड़ लेता है और कहता है बैठो। विंग भी बेचारा पता नहीं क्यों वो चुपचाप से बैठ जाता है। कहता आगे बोलो। वांग जी कहता है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए सुधर जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक माफिया हूँ और मैं सुधर नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग। विंग बेचारा हमारा ना हाँ बोल रहा था ना हूँ बोल रहा था। उसके बाद वो कहता है अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी। और वो धीरे धीरे करके ना विंग की तरफ बढ़ते जा रहा था। हमारे विंग का भाई साहब उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी, एकदम रेसिंग कार की तरफ दौड़ रही थी। उसके हार्टबीट मुंह में आने वाले थे, अब भले हार्ट उसका मुंह में आने वाला था और वो सीधे बेहोश होने वाला था। वो अपने कलेजे पे हाथ रखते हुए कहता है यू ओल्ड मैन, ऐसी बातें करने से पहले मुझे वार्निंग दिया करो। ये वार्निंग स्ट्राइक की तरह लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा दिल ना डलेट हो जाएगा। हाँ अब मैं क्या करूँ। वांग जी कहता है चलो शादी करते हैं, और अगर नहीं करे ना तो मैं भगा कर ले जाऊँगा तुम्हें, वरना तुम्हारा किडनैप कर लूँगा। विंग कहता है तो फिर कर लो ना किडनैप अपने दिल में। इतना बोल करके, क्योंकि उसकी बातों में विंग ना आता जा रहा था और खोता जा रहा था। वांग जी एक साइड से एकदम क्रीपी वाले स्माइल करते हुए कहता डन। फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ के डिनर करते हैं, जो कि हमारा बेचारा विंग शर्मा रहा होता, ज़िंदगी में पहली बार शर्मा रहा था। वो शर्माते शर्माते थोड़ा बहुत खाता है और वांग जी अपनी नज़रों को नीचे किए हुए था, क्योंकि उसको पता था ये लड्डू मोहन शर्माए जा रहा था एकदम। खाना खाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। वांग जी उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है कहाँ जाना है। वांग जी कहता है चलो तो सही।
फिर वो दोनों उसी की कार में आ जाते हैं और विंग की कार उसके पीछे फॉलो कर रही थी। उसके बाद वांग जी विंग को एक पूल पे लेके आता है, जो कि हाईवे वाला पूल था। दोनों की कार पूल साइड पे खड़ी थी। उसके बाद वांग जी विंग को पुलिया के किनारे लाता है। वहाँ से आसमान में चांद, जो कि पूरे तीज पे था और अपनी रोशनी से पूरे आसमान को रोशन कर रहा था। पूरा रोशनी से जगमगा रहा था, सितारे तारे सभी चीज़ें टिमटिमा रहे थे। शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की लाइट एक अलग ही वाइब्स दे रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं जो उन लोगों के बॉडी को छू के जा रही थी। वांग जी उनको वहाँ पे लाके दोनों खड़ा होता है। थोड़ी देर पहले तो वो दोनों चांद का दीदार करते हैं। उसके बाद वांग जी अपने घुटनों पे बैठ जाता है। बैठने के साथ ही अपने पॉकेट से रिंग का डब्बा निकालता है और निकालने के साथ ही विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, विंग विल यू मैरी मी? क्या तुम इस साइको माफिया के एक बिजनेस पार्टनर बनना डिजर्व करोगे? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी उस अंगूठी को उसके हैंड में डालता है, जो कि एक छल्ले जैसा था जिस पे वांग जी का नेम टैग लिखा हुआ था। वो कहता ये तुम्हारा नेम टैग है इसमें? कहता जब हमारी शादी होगी तब तुम मुझे पहना देना तुम अपने नेम टैग, ताकि हम दोनों परमानेंटली एक दूसरे के लिए बंध जाए। विंग हमारा अभी भी क्रिम्सन रेड बन के नीचे सर कर लेता और कहता उसके बाद वांग जी उसके हैंड को पकड़ता और वापस से उन दोनों को चांद को देखने लगता है। फिर वांग जी आगे की तरफ पलटता और कहता हमें एक सेल्फी लेनी चाहिए। विंग कहता हाँ तुम और सेल्फी? तो वांग जी कहता क्यों, मैं सेल्फी नहीं ले सकता? तो विंग कहता है यू ओल्ड मैन, मुझे लगा नहीं था, तुम तो एकदम बुढ़े सीरियस टाइप हो गए ना, पर मुझे नहीं लगा था तुम्हें ये सब पता है। वांग जी अपने हैंड को हार्ट से अपने ऊपर करता और कहता है ऐसे करो। विंग और भी सरप्राइज और कहता है तुम्हें ये सब पता है? फिर मिनी हार्ट बनाता है, फिर लिटिल हार्ट बनाता है। उसके बाद एक पैर उठा करके और चांद के ऊपर देखने वाला बत्तख का शेप बनता है। वो ऐसे करके पिक्चर क्लिक करता है। बहुत सारे पिक्चर क्लिक करने के बाद दोनों उस पिक्चर को देख रहे होते हैं और विंग जोर से हंस रहा होता है और वांग जी के फेस पे भी स्माइल थी। विंग उसकी फेस को देखते हुए उसके दोनों गालों को पिंच करते हुए कहता है स्माइल करते हुए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हो अंकल। वांग जी कहता है नॉट योर अंकल। तो विंग कहता है यू माय अंकल, अब तो मैं अंकल ही बुलाने वाला हूँ। वांग जी कहता देख लेंगे बेट पे हम। विंग बेचारा हमारा वापस से शर्मा जाता कहता तुम भी ना। उसके बाद वो दोनों वापस से घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी फिक्स कर दी हुई थी। पहले इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली हुई थी अच्छा सा मुहूर्त दे करके। उसके बाद बहुत बड़े टेरेस पे छत पे स्टेज बनाया हुआ था और छोटा सा उसके पीछे लिखा हुआ था उन दोनों का नाम, विंग और वांग जी का नाम। दोनों रेडी होकर के वहाँ पे वाइट कलर के कोट में वो दोनों टॉक्सीडो में वहाँ खड़े थे और सभी लोग वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवा रहे होते। सभी लोग आ रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे, पिक्चर क्लिक करवा रहे थे और जा रहे थे। वो सब हो जाने के बाद प्रीस्ट को बुलाया जाता है। वांग जी दोबारा से विंग के हाथ में वही रिंग पहनाता है जो कि उसने पुलिया के पास पहना हुआ था। उसके बाद वांग जी उसको रिंग देता है और उसको पहनाता है। उसके बाद प्रीस्ट हेवन अर्थ और उसको वो करने के लिए बोलते हैं, एक दूसरे को वो करने के लिए बोलते हैं एंड देन किस करके शादी लॉक करने के लिए बोला जाता है। किस करने के बाद शादी लॉक होता है। विंग के हाथ में जो कि फ्लावर बुके था वो लेकर के अपने हनीमून स्वीट के लिए जाने वाला होता है। तो वो पीछे पलट कर बुके फेंकता है जो कि जियांग चेंग हमारा आराम से ग्लास में जूस लेकर के पी रहा होता है और उसे कोई परवाह नहीं थी। तभी वहाँ पे वैंकिंग भी थी और वो फ्लावर कैच करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है फ्लावर लेके धड़ाम से गिरती है और जियांग चेंग हमारा ग्लास छोड़ करके वैंकिंग को पकड़ता है और दोनों के हाथ में फ्लावर्स थे क्योंकि जियांग चेंग ने भी उस फ्लावर वाले हैंड को पकड़ा हुआ था। ये देखकर सभी लोग अपने हाथ पे मुंह ले लेते और हाँ करके देख रहे होते क्योंकि सिचुएशन थोड़ा अजीब तो था पर अच्छा लग रहा था। तो सभी लोग चीयर करते क्योंकि नेक्स्ट शादी अब जियांग चेंग और हमारी वैंकिंग की लिखनी होने वाली थी और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फाइनली कहता हाँ फाइनली इन दोनों की शादी हो जाएगी इतने लंबे लॉन्ग डिस्टेंस के बाद। फिर वो वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है अब समझ में आया कि ये इसके पास टाइम क्यों नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता यू ओल्ड मैन। तो वांग जी कहता है आज पता चलेगा तुम्हें कौन ओल्ड मैन है। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा डर गया था और कहता क्या मतलब तुम्हारा? तो कहता चलो मेरे साथ। फिर वहाँ पे बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है। विंग और वांग जी सभी को टाटा बाय बाय सायोनारा करते हुए उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर एक बहुत से ऊंची चोटी पर जाता है जहाँ की बहुत बड़ा बिला था। वो वहाँ पे उसको लैंड कराया जाता है। वो बिला देखने में ब्लू और वाइट का मिक्स कलर का था। इतना खूबसूरत और एलिगेंस था कि वहाँ पे ओनली फॉर आप चॉपर से ही आ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। नॉर्मली आने के लिए एक सकरा रास्ता था जो कि कई घंटों के बाद आप वहाँ पे आ जा सकते थे और वो इमरजेंसी के लिए रास्ता था।
वहाँ लैंड होने के साथ ही छत पे ही लैंड हुआ था। वांग जी विंग को लेकर के नीचे आता है। वो घर इतना खूबसूरत, हवादार, शानदार था कि विंग इम्प्रेस पे इम्प्रेस हुए जाता है और कहता है, ये क्या हमारा घर है? वांग जी कहता है, हमारा हनीमून स्वीट्स। हम यहाँ से एक तरफ पहाड़ की ऊंची चोटी देख सकते हैं, सामने हरियाली देख सकते हैं और मेरे घर के सामने बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है, तुम उसे भी देख सकते हो विंग। उसके बाद वांग जी विंग को आराम से अपने बेडरूम में लेके आता है, जहाँ पे उस बेडरूम को वाइट कलर के फ्लावर से सजाया हुआ था, डेकोर किया हुआ था। बहुत सारे बैलून्स थे नीचे फर्श पे बिखरे हुए थे और बेड पे 2 हंसों का जोड़ा कपड़ा सा बनाया हुआ था। उसके बाद गुलाब पेटल्स बिखरे हुए थे। घर में कॉन्डोम, सब लिबिकेंट्स, जेल्स, ऑयल और अरोमास के लिए कैंडल्स थे। वो उस घर की दिन में ही लाइट ऑफ कर दी हुई गई थी और कैंडल्स चल रहे थे। लाइट होने के बावजूद भी कर्टन्स लगाए गए थे, तो वो कमरे की वाइब्स ना नाइट वाली आ रही थी। वांग जी विंग को गोद में उठाता है, आराम से उसे लेकर के बेड पे आके बिठाता है। फिर उसके पैरों से शूज उतारता है, फिर सॉक्स उतारता है और उसके दोनों पैर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तो कैसा लगा मुझसे शादी करके विंग? विंग कहता है, सोच के बताऊंगा, पर अभी कैसे बता सकता हूँ यू अंकल? वांग जी कहता है, अंकल और मैं? फिर उसके हैंड्स को अपने हैंड से उसके चेस्ट पे धक्का देता है, जिससे विंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। फिर वांग जी अपने कपड़े को उतारना शुरू करता है, जिसके बाद विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो वांग जी कहता है, वही जो मुझे करना चाहिए। विंग की जब ये बातें सुनता है तो कहता है, यू सीम इज पॉवर्ट अंकल, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम। वांग जी कहाँ मानने वाला था, वो नॉर्मली उसके ऊपर लैंड होते जा रहा था और विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो विंग की बात सुन करके वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, वही जो कि एक हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में होता है। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और इतना बोल करके वहाँ से भागता है। वांग जी भी उसके पीछे भागता है और उसके हैंड को पकड़ने का ट्राई करता है। विंग कभी इधर से उधर, उधर से उधर, और वांग जी उसे बोलता है, स्टॉप विंग, रुको तो सही। पर विंग पूरे घर के चक्कर लगवा चुका था और उसे, और भागते भागते सोफा पे आता है। फिर वांग जी आके उसे पकड़ते हुए कहता, अब कहाँ जाओगे तुम? उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर लैंड होता जाता है। विंग भी धीरे धीरे करके सोफा की तरफ लीन होता जा रहा था। वांग जी उससे वापस से कहता है, तो मुझसे शादी करके कैसा लगा? हाँ। विंग जो कि ओनली फॉर ब्लिंक करके आइज को वांग जी को देख रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। फाइनली तो शादी हो ही चुकी थी और उसने खुद बोला था, बैल मुझे मार, क्योंकि शादी का इनविटेशन उसने खुद ही एक्सेप्ट किया था। जिस वजह से वो कहता है, वो मैं ना, इससे आगे कि वो कुछ कहता है वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है, तो विंग कहता है, स्टॉप, क्या कर रहे हो तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो? हाँ। तो वांग जी कहता है, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करता तो वो एडवांटेज होता, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैं एडवांटेज कैसे ना लूँ तुम्हारा, बताओ भला। इतना बोल करके वो सीधे विंग के ऊपर आ जाता है और उसके जॉ लाइन को ग्रैब करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे पैशनेटली किस करना शुरू करता है। विंग अपने मन में कर्स करते हुए कहता, लो हो गया सत्यानाश, अब ये इंसान पता नहीं क्या क्या करेगा मेरे साथ। उसके बाद वो ऐसे कर रहा होता है और उसके शोल्डर को ग्रैब करके उसे उठाने का ट्राई करता है, पर वांग जी उसकी पूरे बॉडी को नीचे से हाथ रैप करके ग्रैब करता है और उसके जॉ लाइन को अभी भी पकड़े हुए था। उसके लिप्स को वो खींच रहा था, सक कर रहा था और पैशनेट हो करके उसको किस कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो दोनों उस किस में खोते जा रहे थे, उसके माउथ को एक्सप्लोर करते जा रहे थे। दोनों के स्लाइव आपस में मिक्स एंड मैच हो रहे थे और किसिंग साउंड्स उस हॉल में गूंज रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को अपने ऊपर लेता है, उठा के बैठाता है, फिर उसे गोद में लेता है और किस करते करते बेडरूम में आता है। बेडरूम में आने के बाद वांग जी एक पैर बेड पे डालता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए उसे बीच में लाता है। आराम से जेंटली उसे तकिए के सहारे लीन करता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके दोनों पैर को अपनी कमर के राउंड लैप करता है। उसके बाद वो किस करना छोड़ करके उसके नेक पे सक करना शुरू करता है, इसके ईयर लब्स को बाइट करता है, उसके ईयर लब्स के ऊपर से ब्लो कर रहा था ईयर का, और उसके नेक पर भी धीरे धीरे से पिक किस करता है, स्मूथेस करता है। फिर उसके कपड़ों को हटाना शुरू करता है। ऊपर के सारे कपड़े हटाने के बाद वांग जी अभी भी विंग के टमी के राउंड बैठा हुआ था ऊपर से ही, और उसके पूरे बॉडी पे अपने हाथ को फिराते हुए विंग से कहता है,
जब मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ तो तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, विंग ओनली फॉर उसमें जो कि मेल्ट होता जा रहा था, उसे ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। भांजी का टच, हर एक टच उसे अंदर से सेंसेशन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी था। वो बस अपनी सांसों को नॉर्मल कर रहा था और कुछ भी नहीं, वांगजी को ओनली फॉर देख रहा था। वांगजी फिर धीरे से उसके ऊपर अटता है और उसके पैंट को अनबटन करना शुरू करता है। तो विंग कहता है, ये क्या क्या कर रहे हो? हाँ, वांगजी कहता है, क्यों? इसके आगे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो बस ओनली फॉर वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी ने पैंट्स खोल दिए थे, उसे नीचे भी कर दिया था और उसके अंदर पैंट्स को पकड़े हुए था और पूछता है, क्या मैं इसे उतार दूँ? विंग एक बार वांगजी को देखता है और एक बार अपने आप को देखता है, फिर वो बोलता है, ठीक है। वांगजी उसके कपड़ों को रिमूव कर चुका था। फिर वो बेड से उतरता है और अपने अंडर पैंट्स को उतार के हटा देता है। दोनों नेकेड थे। वांगजी उसके ऊपर आता है, उसके पैरों को स्ट्रेट करता है और उसके पूरे बॉडी के ऊपर आ जाता है। उसकी बॉडी और विंग और वांगजी दोनों की बॉडी अभी आपस में प्लेस हो रही थी और मिक्स मैच हो रही थी। वो पूरे हाथ से वांगजी को ग्रैब करता है और उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी थाई के ऊपर, उसके टमी के राउंड, उसके फेस पे ऐसे करके चल रहे थे। वो वापस से उसके ऊपर बैठ जाता है, अपने पांचों उंगली से उसके फेस से होते हुए धीरे धीरे अपनी हाथों को, उंगलियों को स्लाइड कराता हुआ नीचे आ रहा था। जिसके बाद विंग ने बेडशीट को ग्रैब कर रखा था और अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो बस इस एहसास को, इस टच को फील कर रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके उसके निपल्स को ग्रैब कर रहा था, उसे अपने हाथों से पिंच कर रहा था, उसे खींच रहा था। ये सभी थिंग्स और एहसास विंग ओनली फॉर फील कर पा रहा था। उसे मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा था और उसके लिए अच्छा था। उसकी क्रेजीनेस बढ़ती जा रही थी और वो हैवी सांसों के साथ में कहता है, वांगजी। वांगजी जब उसकी वॉइस सुनता है तो वो रुक जाता है और उसकी ओर देख रहा होता है कि आगे क्या बोलने वाला है विंग। विंग दोबारा से कंटिन्यू करते हुए कहता है, वांगजी, कैन यू किस मी? इतना सुना था कि वांगजी कुछ बोलता तो नहीं है। अपने पूरे बॉडी को वापस से उसके ऊपर प्रेस करते हुए उसके लिप्स को टंग सहित सक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद विंग उसके बैक को अच्छे से रैप करता है। रैप करने के साथ ही वो पैशनेट होकर के किस करना शुरू कर देता है। उसकी ये किस इतना ज़्यादा हॉर्नीनेस से भरा हुआ था कि विंग और वांगजी दोनों इस दूसरे को फील कर पा रहे थे। उन दोनों के हार्ट पूरा हार्ड ऑन हो चुका था और वो अब तैयार थे अंदर जाने के लिए। कुछ देर तक इसी तरह से डीपर पैशनेट किस करने के बाद वो दोनों सेपरेट होते हैं और उसके बाद वांगजी उसके पैरों को सीधे ऊपर करता है और अपने हार्डी को उसके इनसाइड पुट इन करना शुरू करता है। वो धीरे धीरे करके इन कर रहा था, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था वो। फिर वांगजी थोड़ा ऑयल अप्लाई करता है, अपने ऊपर लुब्रिकेंट जेल अप्लाई करता है। उसके बाद वो विंग के पूरे बॉडी को नीचे बेड तक लाता है। उसके हेड को और उसके बॉडी पूरे स्ट्रेट थी, उसके दोनों पैरों को ऊपर से टर्न कर देता है। उसके बाद अपने हड्डी को धीरे से उसके बट होल के इनसाइड रब करते हुए विंग से पूछता है, क्या मैं अपने हड्डी को इसके अंदर पुट इन कर सकता हूँ विंग? विंग जो कि अपनी हैवी ब्रीथ के साथ में ओनली फॉर विंग वांगजी को ही देखे जा रहा था, वो बोलता है, यस 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 यू कैन डू इट। ऐसे वो बोल रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके उसके अंदर इन करना शुरू करता है। थोड़ा सा जाने के बाद विंग के मुंह से चीख निकल जाती है। वांगजी वापस से उसके ऊपर आते हुए कहता है, क्या ये पेनफुल है? विंग कहता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। वांगजी वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करता है। अभी भी उसने एक हाथ से अपने हार्डी को पकड़ा हुआ था और लिप से वो उसकी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। फिर वो किस करना ब्रेक करता है और अपने दो उंगली विंग के मुंह में डाल देता और कहता है, इसे सक करो। विंग ऐसे ही कर रहा था, वो वांगजी की उंगली को सक कर रहा था और वांगजी धीरे धीरे करके आधा से ज़्यादा इन कर चुका था। उसके बाद उसके दोनों पैर को अपनी कमर के राउंड रैप करता है। उसके शोल्डर को एक हाथ से ग्रैब करता है और एक हाथ उसके बेड पे थे। उसके बाद वो कहता है, तो क्या तुम रेडी हो विंग? विंग ओनली फॉर हाँ ऐसे करता है और वांगजी वापस से उसे धीरे धीरे करके थ्रस्टिंग देना शुरू करता है। धीरे समय तक वो थोड़ा सा नॉर्मल था, जेंटल था। बाद में वो विंग को इस तरह से फक खड़ा था लाइक अ बिच और वो कंटिन्यूअसली उसे थर्स्टिंग पे थर्स्टिंग दिए जा रहा था। विंग लाइक
ओह, इसी के साउंड्स निकाल रहा था और वांग जी कंटिन्यूअसली ऐसे ही करता जा रहा था। वांग जी के ऐसा करने से विंग, जो कि और भी ज़्यादा हॉनीनेस से भरा हुआ था, वांग जी लगातार पूछे जा रहा था विंग से, यू कैन एन्जॉय इट विंग, विंग यस यस ऐसे कर रहा था। उसके बाद वांग जी वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे इसी तरह से थॉसिंग करना शुरू करता है। विंग, जो कि अब पूरे तरीके से मेल्ट हो चुकी थी, उसकी बॉडी नम पड़ चुकी थी और अब उसकी बॉडी क्रैप कर रही थी वांग जी के हार्डर पुश के लिए और हार्डर बाइट्स के लिए। इसीलिए वो वांग जी से कहता है, वांग जी प्लीज़ थोड़ा सा और फास्ट और हार्ड वर्क करो प्लीज़। उसके बाद जब वांग जी ऐसा करता है तो वो खुद वांग जी का नेक को अपनी तरफ खींचता है और उसे सक करता है, उसे किस करता है और कहता है तो फील गुड, तो फील यमी, तो फील लाइक I'm gone crazy। तो और ऐसे बोल के वो अटक रहा था। वांग जी भी बीच बीच में से किस कर रहा था और अपने थर्स्टिंग को कंटिन्यूअसली कर रहा था। कुछ सेकंड के ब्रेक के दौरान वो वापस से शुरू हो जाता था। ऐसे करते हुए आधा घंटे के बाद दोनों फाइनली ऑर्गेज्म तक था और एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे और वापस से एक दूसरे को बाहों में भरे हुए थे। विंग वांग जी से कहता है, क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते थे अंकल? वांग जी उसको घूर के देखते हुए कहता है, इतने लंबे सेशन के बाद भी मैं तुम्हें अंकल दिख रहा हूँ विंग। विंग कहता है, यस मेरा माफिया अंकल, वैसे बहुत हॉट टैम्पटिंग है पर मैं तो अंकल ही बुलाने वाला हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं करता और उसके सर पे एक दिन ऐसे मारते हुए से कहता है कुछ भी, और इतना बोल करके उसके फोरहेड पे किस करता है और दोबारा से उसके लिप्स को कैप्चर करके अपने एवरीडे वाली एक्टिविटी में लग जाता है। और इसी के साथ ये वन शॉट फैन फिक्शन भी समाप्त होता है। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।